हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 9 का जो चैप्टर 1 है उसका पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 दे दिया है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जा कर के पार्ट 1 देख सकते हो। पहले पार्ट में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो सॉलिड लिक्विड इन दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसका फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग जान गए हैं। उसका डेंसिटी कितना क्या होता है, शेप एंड वॉल्यूम में क्या कब चेंजेस आते हैं नहीं आते हैं, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। तो ये सारा चीज़ जो है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ये सारा चीज़ हम लोग पार्ट 1 में जान चुके हैं। आज जो पार्ट है, आज का सेकेंड पार्ट, उसमें हम लोग देखेंगे जो गैसियस स्टेट है और बाकी जो दो मैंने वही बताया था कि दो स्टेट, वो दो स्टेट भी हम लोग पढ़ेंगे। टोटल मैंने गैस जो हमारा मैटर है उसका 5 स्टेट मैंने बताया था, सॉलिड लिक्विड गैस। उसके बाद बाकी जो दो है, एक प्लाज्मा और एक बॉस आइंस्टीन। तो ये जो दो है इसको भी हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर जो भी हमारे वीडियो में हमारे चैनल में नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। अगर वैसे बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन सर भी चाहिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन सर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आप लोग के लिए एक एक्सरसाइज के लिए, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो, तो मैं आप लोग को पर्सनली क्वेश्चन सर का पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सर मैं वीडियो में अपलोड नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन सर आपको अगर चाहिए तो मैं पर्सनली आप लोग को सेंड कर दूंगा। तो जिसे भी चाहिए आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दोगे 6200678033। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दोगे तो आप लोग को क्वेश्चन सर जो भी है वो मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड 9 जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए 9 को हल्के में नहीं लोगे। ठीक है, क्लास 9 और क्लास 11 ये जो दो क्लास है, सभी बच्चे क्या करते हैं, इसको हल्के में लेते हैं कि नहीं हम लोग 10 में अच्छे से पढ़ेंगे। तो गलती करते हो, क्योंकि 9 अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो 10 ऑलरेडी ख़राब होगा ही होगा। वहाँ पे फिर आपको काफ़ी टफ लगेगा, सिलेबस लगेगा ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसीलिए आपको 9 क्लास अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने 9 क्लास के चैप्टर 3 और 4 जो केमिस्ट्री के हैं वो ऑलरेडी डाल चुका है, मैं डाल चुका हूँ। और आपको फिजिक्स में मिलेगा ऑलरेडी चैप्टर 8 जो मोशन है वो ऑलरेडी मिलेगा। फिर आपको जो चैप्टर 10 है ग्रेविटेशन वो मिलेगा। चैप्टर 9 का कुछ टॉपिक मिलेगा आपको, और लॉजेज हैं, लॉज ऑफ मोशन, वो आपको मिलेगा। फिर चैप्टर 11 जो वर्क पावर एनर्जी है वो पूरा मिलेगा। बस एक साउंड चैप्टर बच गया है उसमें फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में ये पहला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा चैप्टर जो है वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं बता दूंगा, तो सेकेंड चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा केमिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। और फिजिक्स में सिर्फ जो एक चैप्टर साउंड बच जाएगा और हाफ चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का बच जाएगा। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं उनको मैं एक बार दोबारा आप लोग को पढ़ाऊँगा जब आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला होगा तब। ठीक है, और मैं अलग अलग साइड बुक से भी न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो आप लोग चैनल में बने रहोगे और वीडियो को अच्छे से पूरा देखोगे। ठीक है, अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। अभी आपका मेन मोटो होना चाहिए कि एक एक टॉपिक को क्लियर करें, रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है, उसको समझना है, ताकि जो भी एप्लीकेशंस है उसके यूजेस हैं हमारे सराउंडिंग्स में उसको हम समझ सकें। और इतना याद रखोगे हमारे सराउंडिंग्स में जो भी पार्टिकल जो भी चीज़ें हैं उन सब में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। ठीक है, उन सब में साइंस है, तो आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो चलो हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। तो देखोगे गैसेस स्टेट ऑफ मैटर जो हमारा है, इसमें आप लोग सभी को पता है कि सबसे पहले अगर हम लोग गैस का बात करें, ठीक है, गैसेस स्टेट ऑफ मैटर्स का बात करें, तो इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इसमें जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। आप फिगर देख सकते हो, ये है गैस हमारा, गैस आप लोग खुद देख सकते हो। तो देखो इनके पार्टिकल में इतने सारे गैप हैं और हम इसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और अगर गैस का पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो ये मैंने डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरह से पार्टिकल जो है दूर दूर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करें, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके बारे में बात करें, तो अगर उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसका होगा, वो है सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स में बहुत कम गैप होता है, ना के बराबर। और उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस।
चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमारा प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गैसेस स्टेट ऑफ द मैटर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी बात करेंगे इसका शेप और वॉल्यूम का। शेप एंड वॉल्यूम। जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग नोट्स जरूर बनाओगे। नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोग को दिक्कत होगा। आप लोग को लगेगा कि अरे मैं वीडियो देख लिया, समझ लिया तो हो गया। नहीं, मैं जो बताता हूँ आप उसको कॉपी में लिखते चलोगे, उस बात को लिखोगे जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे नया चीज़ समझ में आ रहा है, तो आप उसको लिखते चलोगे, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी कुछ दिक्कत हो तो आप कॉपी पलट के देख सको, हर बार वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़े। आप हर समय, आपके पास मोबाइल में नेट नहीं होता है या आपके पास मोबाइल नहीं होता है तो आप नहीं देख पाते हो, इसीलिए कॉपी में आप नोट्स जरूर बनाओगे। तो देखो शेप एंड वॉल्यूम। तो जो गैस होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, बताओ गैस का जो शेप होता है क्या वो फिक्स होता है? क्या वो हमेशा एक ही शेप का होता है? नहीं, गैस को हम जिस बीकर में डाल देंगे वो उसका शेप ले लेगा। ठीक है, बैलून में डालेंगे बैलून का शेप, टायर में डालेंगे टायर, ट्यूब में लेगा ट्यूब में, फिर अगर किसी बीकर में डालते हैं उस बीकर का शेप। तो इसका शेप फिक्स नहीं होता है, तो शेप के बारे में क्या होगा? नॉट फिक्स। और इसका जो वॉल्यूम है वो भी नॉट फिक्स। तो याद रखोगे जो गैसेस स्टेट है मैटर का, गैस जो है, गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होता है। और इससे पहले हम लोग जाने थे कि सॉलिड में शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड में शेप नॉट फिक्स होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। इस तरह से डिफरेंस वाइज आपको पढ़ते चलना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या, हम लोग, ये पहला पॉइंट हो गया उसका शेप और वॉल्यूम। दूसरा पॉइंट डेंसिटी के बारे में, कि इसका डेंसिटी क्या होता है। तो समझोगे यहाँ पे जो भी हमारा सॉलिड और लिक्विड है उसके कंपैरिजन में जो गैस है, गैस में डेंसिटी लेस होता है। आया बात समझ में? जो डेंसिटी होता है वो गैसियस स्टेट में कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में होता है? सबसे ज़्यादा सॉलिड में। उससे कम किस में होता है? उससे कम लिक्विड में। और उससे कम किस में होता है? गैस में। तो ये ऑर्डर आप याद रखोगे, सबसे ज़्यादा सॉलिड, उससे थोड़ा कम लिक्विड, उससे थोड़ा कम गैस। ये डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड में, सबसे कम गैस में। तीसरा प्रॉपर्टी है वो है हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बता दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यानी वैसा टेम्परेचर जिस पर कोई ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या सॉलिड बोल सकते हैं, सॉलिड के ही बोल सकते हैं, कि वैसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट करता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे आइस, आइस क्यूब जब जिस टेम्परेचर पर मेल्ट करता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, सारे अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, सबके फिक्सिंग पॉइंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखोगे। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी मटेरियल को, कोई भी मैटर को जब हम बॉईल करते हैं वो बॉईल होने लगता है, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे वाटर 100 डिग्री से, अगर हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं गैसेस स्टेट का, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गैसेस स्टेट का बहुत ही कम होता है। ठीक है, इतना कम होता है कि जो हमारा रूम टेम्परेचर है उससे भी कम होता है गैस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बात हमेशा याद रखोगे। तो जो भी हमारे गैसेस स्टेट है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड गैस लेस होता है। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट जो है वो है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये तो आपको अच्छा से पता होना चाहिए। अगर आप पहला वीडियो अच्छा से देखे हो तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। कंप्रेसिबिलिटी, अब देखोगे कंप्रेसिबिलिटी मैंने पहले ही बताया था कि क्या बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, वो आपको अच्छे से पता है। अब है कि जो गैसेस स्टेट है, जो गैस है उसका जो कंप्रेसिबिलिटी है वो पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, इसका पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, यानी हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, इसका कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल है। और कितना पॉसिबल है? इसका हाई चांसेस है। कहने का मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड हैज़ हाई कंप्रेसिबिलिटी।
गैसेस स्टेट के पास कंप्रेसिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। ये बात आपको याद रखना है। और यही रीज़न है, कंप्रेसिबिलिटी के कारण ही जो हमारा बाईसाइकिल है ना, बाईसाइकिल में जो ट्यूब होता है या फिर जो बॉल है, बॉल का जो ब्लाडर, जो फुटबॉल में ब्लाडर जो होता है, उसमें छोटे से स्थान में भी, छोटे से स्पेस में भी हम लोग क्या करते हैं, जो एयर है उसका अमाउंट ज़्यादा डालते हैं, ठीक है, और उससे हमको बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना, उसमें ज़्यादा कंप्रेस कर पा रहे, छोटे जगह में ज़्यादा कंप्रेस करना, उसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। और इसी का फ़ायदा उठा करके हम लोग साइकिल के ट्यूब में या जो हमारा फुटबॉल है उसका ब्लैडर में एयर को फिल करते हैं और उसको फिर हम लोग यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिफ्यूज़न। जो डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी है, आप लोग को मैंने पहले बताया डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो गैसियस स्टेट है उसका डिफ्यूज़न में क्या रोल है या क्या उसमें होता है डिफ्यूज़न में। तो जो भी गैसेस हैं, ठीक है, तो गैस में एक गैस तो होता नहीं, बहुत सारा मिक्स होता है। तो डेंसिटी के बेसिस पे, अगर डेंसिटी में जो भी डिफरेंसेस आएगा तो उनका जो डिफ्यूज़न है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी गैस में डिफ्यूज़न का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस। तो आप लिख दोगे कि जो गैसेस हैज़ और गैसेस स्टेट हैज़ मोर डिफ्यूजिबिलिटी इन कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। उसके बाद, और हाँ, ये जो कंप्रेसिबिलिटी, ये जो डिफ्यूज़न आता है, इसी डिफ्यूज़न के कारण जो हम घर में परफ्यूम यूज़ करते हैं ना, ये परफ्यूम, तो जो बॉटल है, जिस बॉटल में परफ्यूम डालते हैं, उसका जो माउथ है, उसके कमरे के एक कोने में जब हम खोल देते हैं तो यही जो हमारा परफ्यूम है वो हमारे एयर में मिक्स होकर के हमारे पास आ जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों, अगर हम अगरबत्ती को, मान लो घर के किसी कोने में अगरबत्ती को जला रहे हैं, वहाँ रख दिए, और हम हैं दूसरे रूम में, तो हमारे पास कैसे आ रहा है उसका जो सुगंध है, वो परफ्यूम जो है वो हमारे पास कैसे आ रहा है। तो सिंपल सा बात है कि हम लोग जानते हैं कि जो गैसियस स्टेट है उसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं और वो मूवेबल होते हैं, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वो जो हमारा अगरबत्ती है हमारे घर पे जब जलता है तो उसमें से गैस निकलता है, वो जो जिसको हम लोग बोलते हैं परफ्यूम, वो परफ्यूम निकलता है और वहाँ पे जो एयर है उस एयर में मिक्स हो जाता है। अब एयर में मिक्स होने के कारण, एयर तो एक जगह है नहीं, एयर पूरे रूम में मूव कर रहा है, तो वो एयर के साथ मिल करके मिक्स होकर के वो हमारे पास पहुंच जाता है। हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो वही एयर जब हमारे नोज़ में जाता है तो वहाँ पे स्मेल जो है, वो जो हमारा परफ्यूम है वो हमारे नोज़ तक पहुँच जाता है और फिर हम पहचान जाते हैं कि अरे हाँ, वहाँ पे अगरबत्ती जल रहा है। उसी तरह से हमारे जो किचन है, किचन में अगर कोई खाना बन रहा है, मम्मी खाना बना रही है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, किचन में खाना बन रहा है और ये चीज़ बन रहा है, हमारा टेस्टी चीज़ जो हमको ज़्यादा पसंद है उसका सुगंध हमको पता चल जाता है कि हाँ, किचन में ये चीज़ बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसके हेल्प से, डिफ्यूज़न के हेल्प से, गैसेस का डिफ्यूज़न के हेल्प से हम लोग पता कर पाते हैं कि दूर में कोई भी चीज़ अगर स्मेलिंग चीज़ है जिसको स्मेल करके पता कर सकते हैं, वो चीज़ दूर में है तो हमको पता चल जाता है उससे। तो डिफ्यूज़न के कारण ये होता है, ये बात याद रखोगे, ठीक है। अगला है कंडेंसेशन। अगला जो हमारा था वो कंडेंसेशन था। तो कंडेंसेशन जो होता है उसमें जो गैसियस है, जो लिक्विड गैसेस जो है वो उसमें ज़्यादा होता है, संघनन पॉसिबल हो पाता है, जो कंडेंसेशन ऑफ गैस जो है वो पॉसिबल है। और यही रीज़न है कि जब हम गैस को कंडेंस करते हैं, गैस को कंडेंस करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आप याद रखोगे, कंडेंसेशन। अब है हमारा जो अगला होगा वो हम लोग देखते हैं। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगला हमारा है वो है जो प्रेशर है गैस का, उसके बारे में जानते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस। तो जो प्रेशर ऑफ गैस होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो क्या होता है, गैस पर कितना प्रेशर होता है, या फिर कैसे हम लोग गैस का प्रेशर को मेज़र करते हैं। तो जो हमारा बीकर है, मान लो ये हमारा बीकर है, सपोज करो ये बीकर बर्तन है हमारा। अब क्या हो रहा है कि इसका जो वॉल है बीकर का, ये जो वॉल है, वॉल दीवार, समझ में आ रहा है। तो
उस बीकर के यूनिट एरिया पर, उस बीकर के यूनिट एरिया पर जो गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स जो फोर्स लगा रहे हैं, पार्टिकल्स यूनिट एरिया पर गैस के तरफ जो भी वो लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। नहीं समझ में आया? ऐसे समझो, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। तो यूनिट एरिया पर, किसी यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगाया जा रहा है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। आया बात समझ में? प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर इज सेड टू बी डिफाइंड एज in one unit area, the force is applied in one unit area is called pressure, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रेशर। अब बात है कि प्रेशर, जो समझ में आ गया प्रेशर क्या होता है। अब है कि जो प्रेशर है, ठीक है, जो प्रेशर है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल। एक और ऐसा यूनिट होता है, मैंने बताया था, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स का क्या ऐसा यूनिट, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है, एसआई यूनिट। और इसको पास्कल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके बारे में पास्कल ने बताया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका एसआई यूनिट पास्कल रख देगा। तो कहीं कहीं पास्कल ना दे करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एयर का प्रेशर होता है, आया बात समझ में, जो एयर का जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जो हमारा सी लेवल है, सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो हमारा सी है, समुद्र है, उस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम लोग 1 एटमॉस्फेयर, कहीं कहीं एटीएम लिखा हुआ देखोगे, 1 एटीएम, दैट मीन्स 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है, उसको हम लोग 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, पीए पास्कल के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद कर लोगे कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एपी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको याद रखोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये वैल्यू आपको याद रखना है। चलो, अब हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंस। ये मैक्सिमम स्कूल के एग्जाम में अधिकतर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कभी कभी उसके प्रॉपर्टी पे पूछ दिया जाता है, या डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि क्या डिफरेंसेस है सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो आप बता सकते हो। तो देखो, सिंपल सा है, डिफरेंस बताना है तो पहले कुछ प्रॉपर्टी है उसका नाम याद कर लो, उससे आपको डिफरेंस बताना आसान हो जाएगा। कौन कौन सा? सबसे पहला प्रॉपर्टी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लिखते जाओगे मैं जो बोल रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसका दूसरा प्रॉपर्टी इंटरमॉलिक्यूलर, इसको लिख लोगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तीसरा लिखोगे डेंसिटी। चौथा लिखोगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद पांचवा लिखोगे, पांचवा में लिख लोगे काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी नहीं, सिर्फ एनर्जी लिख लो, एनर्जी, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद लिख लो शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम। और उसके बाद लिख लो कंप्रेसिबिलिटी, इतना काफ़ी है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिए। अब इसी पॉइंट के बेसिस पे हम इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है। ये पॉइंट आपको याद हो गया, उसको तो आप अपने से बता सकते हो कि हाँ, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी कम होता है कि ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है कि ज़्यादा होता है, गैस में कम होता है कि ज़्यादा होता है। अगर आपको डेंसिटी टॉपिक याद है तो बता दोगे कि डेंसिटी सॉलिड के ज़्यादा होता है कि लिक्विड के ज़्यादा होता है कि गैस का ज़्यादा होता है।
ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो किस में ज़्यादा होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैंने पहले बताया था क्या होता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है दोनों पार्टिकल एक दूसरे को, उसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस में ज़्यादा होगा? जो ज़्यादा सटा हुआ होगा। ज़्यादा क्यों सटा हुआ है दो पार्टिकल? क्योंकि वो एक दूसरे को ज़्यादा कस के, ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट किया हुआ है, तभी चिपका हुआ है। दैट मीन्स वो कहाँ होता है? सॉलिड में। सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा चिपका हुआ है, तो यहाँ पे लिख दोगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है इसमें हाई होता है। तो लिखोगे सॉलिड हैज़ हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लिक्विड में लिखोगे कि लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंपेरिजन टू सॉलिड। उसके बाद गैस में लिखोगे कि लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड से भी कम होता है गैस में। एक हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगला है इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी जगह कितना है। तो दो पार्टिकल के बीच में जगह किस में कम होगा? सॉलिड में बहुत कम स्पेस होता है, तभी तो वहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ लेस लिखोगे, स्पेस यहाँ लेस होता है इन दोनों के बीच में। लिक्विड के बीच में जो स्पेस होता है वो इन कंपेरिजन टू सॉलिड ज़्यादा होता है, तो लिखोगे लिक्विड हैज़ मोर स्पेसेस इन कंपेरिजन टू सॉलिड। गैस में लिखोगे गैस हैज़ मोस्ट स्पेसेस बिटवीन द इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स इन कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। उस तरह से नेक्स्ट डेंसिटी किसका ज़्यादा होता है? तो डेंसिटी हमारा सॉलिड का ज़्यादा होता है। लिखोगे सॉलिड हैज़ हाई डेंसिटी, लिक्विड हैज़ लेस डेंसिटी, ठीक है। फिर अगला टॉपिक था हमारा कि जो पोजीशन है पार्टिकल्स का वो कैसा होता है। तो सॉलिड में पार्टिकल्स का पोजीशन एकदम स्थिर होता है, ठीक है, यानी वो कांस्टेंट होता है, वो मूवेबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये लिक्विड में मूवेबल होता है, उसके पार्टिकल्स इधर से उधर मूव कर सकता है, और गैस में भी मूव कर सकता है। ऐसा बात समझ में? तो इसमें फिक्स होता है, इन दोनों में मूवेबल होता है। अगला था हमारा कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स के जो एनर्जी है उसके बारे में। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें लेस एनर्जी होता है, लिख लोगे लेस एनर्जी, ठीक है। और लिक्विड में हाई एनर्जी होता है, और गैस में काफ़ी हाई होता है, मोर देन द सॉलिड एंड लिक्विड, इन दोनों से भी काफ़ी हाई होता है। उसके बाद अगला था हमारा कि शेप एंड वॉल्यूम। तो मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैं बता रहा था सॉलिड लिक्विड गैस, कि सॉलिड का जो शेप एंड वॉल्यूम होता है दोनों फिक्स होता है। लिक्विड का जो शेप होता है वो अनफिक्स होता है, यानी नॉट फिक्स्ड होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस का दोनों अनफिक्स्ड यानी नॉट फिक्स होता है। अगला है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है, सॉलिड को हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी बहुत कम, यानी लिखेंगे कि इट हैज़ लेस कंप्रेसिबिलिटी कंपेरिजन टू द लिक्विड एंड गैस। लिक्विड में लिखेंगे कि इट हैज़ मोर कंप्रेसिबिलिटी इन कंपेरिजन टू सॉलिड बट लेस कंप्रेसिबिलिटी इन कंपेरिजन टू गैस। और गैस में लिखो गैस हैज़ हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी इन कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। आया बात समझ में? तो ये हो गया हमारा डिफरेंसेस। इतना डिफरेंस आप लिख लोगे ना, उसका क्वेश्चन 5 नंबर का है, 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, आप आराम से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो आंसर लिखने का भी तरीका होता है। एक ही क्वेश्चन को कभी कभी वो 5 नंबर का कहीं आ जाता है, कहीं कहीं 2 नंबर का आता है। तो 2 नंबर का आएगा तो आप 2 पॉइंट लिखोगे, 2 से 3 पॉइंट लिखोगे। अगर 5 नंबर का आ गया तो ये जितना मैंने पॉइंट बताया ये सारा पॉइंट लिख लोगे। आया बात समझ में? चलो अगला हम लोग देखते हैं। अगला है कि जो इंटर कन्वर्टिबिलिटी है स्टेट्स ऑफ मैटर का, वो क्या होता है। तो इंटर कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि जो मैटर्स के स्टेट होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बदलते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है वो हम लोग बात करते हैं। मैं इसको ऐसे बताता हूँ, देखो ये हो गया सॉलिड, रुको कुछ ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया गैस। अब यहाँ बात समझोगे, ठीक है। एक एरो इधर से मैं दे रहा हूँ, एक एरो इधर से दे रहा हूँ, एक एरो इधर से और एक एरो इधर से। अब समझोगे, यहीं पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। जो अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे तो उनको तो ये चीज़ 6-7 में ही मिल गया होगा,
और जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं मैं उनको तो बता दिया हूँ ऑलरेडी कि ये सब क्या होता है, और जो नहीं जानते हो वो इस सब चीज़ को देख सकते हो। तो जो इंटर कन्वर्टिबिलिटी है स्टेट्स ऑफ मैटर का, वो क्या होता है समझोगे। सॉलिड, एक बात समझोगे ध्यान से, ठीक है, कि जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, क्या मैंने बोला, व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। बात पल्ले नहीं पड़ा, समझ नहीं आया, चलो एग्जांपल से जाते हैं। सॉलिड मतलब कोई भी एग्जांपल, आइस क्यूब, बर्फ ले लिए। लिक्विड मतलब वाटर, हम लोग जल ले लिए, पानी ले लिए। तो जब आइस वाटर में, पानी में बदलेगा, कैसे बदलेगा, यानी आइस मेल्ट करेगा, पिघलेगा, बोलेंगे ना वो पिघल गया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल्ट कर गया, आइस मेल्ट इनटू दी वाटर, आइस मेल्ट कर गया, दैट मीन्स इसको बोलते हैं मेल्टिंग। आया बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो कैसे हुआ मेल्टिंग, व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, द प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। आया बात समझ में। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग, नहीं, ये छोटे क्लास के बच्चे लोग लिखते हैं, 3-4 के बच्चे लोग। आप लोग को ये नहीं लिखना है, आप लोग को यहाँ पे स्टैंडर्ड आंसर देना है कि व्हेन सॉलिड मेल्टेड इनटू लिक्विड ऑन दी हीटिंग। बात समझ में आया, हीट करने पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस। और आपको एग्जाम्पल में लिखना है कि व्हेन आइस मेल्टेड इनटू वाटर और कन्वर्टेड इनटू वाटर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग। एक चीज क्लियर हो गया मेल्टिंग क्या होता है। अब देखोगे आगे, चलो सॉलिड से लिक्विड हम लोग जान गए, अब लिक्विड से गैस में जाते हैं। लिक्विड से गैस में, तो ये चीज़ हमको हो गया, सॉलिड से गैस में किए, ये सॉलिड से गैस में, तो इसको क्या बोले, मेल्टिंग, याद रखोगे, मेल्टिंग बोले थे इसको। अब हम लोग लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, ये लिक्विड से गैस में, लिक्विड से गैस, खुद सोचो, लिक्विड से गैस, तो लिक्विड का एग्जाम्पल वाटर, गैस तो आप लोग जान ही रहो, गैस का कुछ एग्जाम्पल वेपर, वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है, जब उसको हीट देते हैं, वाटर को जब गर्म करते हैं हीटर पे उसको, या बर्नर पे जब उसको हीट देते हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट दे रहे हैं उसको, तो इसको बोलते हैं वाटर वेपर है ना, तो उससे आपको याद रखना है इवापोरेशन, इवापोरेशन, ठीक है, या वेपराइजेशन भी बोलते हैं, तो उसको कंफ्यूज नहीं करोगे, इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या है कि व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस ऑन दी हीटिंग, ठीक है, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को इवापोरेशन। सो इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस बाय हीटिंग प्रोसेस। हीटिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। और तब एग्जांपल में लिखोगे कि व्हेन वाटर हीटेड ऑन समथिंग 60 to 70 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस, देन इट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द what, liquid into gas conversion which is the evaporation। उसके बाद आपको देखना है, ये हो गया हमारा, तो एक चीज़ मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं इसलिए मैं इसको बार बार इरेज करता हूँ, ठीक है। आप लोग अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हो, थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लोगे तो अपने आप वो चीज़ आ जाएगा और फिर वहाँ पे स्टॉप करके आप उसको लिख सकते हो। तो ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट की, इसको क्या बोले हम लोग, इसको हम लोग बोले हैं इवापोरेशन, ठीक है, इवापोरेशन। अब बात आया, सॉलिड से लिक्विड समझ गया, लिक्विड से गैस समझ गया, अब हम लोग उल्टा जाते हैं, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड। अभी हम लोग लिक्विड से गैस समझ रहे थे, खुद सोच के देखो, गैस से लिक्विड, यानी गैस क्या अभी हम लोग देखे थे, वाटर वेपर, वाटर वेपर से क्या आना है, वाटर। तो वाटर वेपर से वहाँ पर खुद सोच के देखो कि घर में अगर ये मान लो ये हमारा बर्नर है, यहाँ से हीट दे रहे हैं, ठीक है, एक बीकर को जिसमें वाटर रखा हुआ है, ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ से वाटर इसमें हीट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर कोई हम लोग कवर कर दे रहे हैं, यहाँ से इसको ऊपर से कवर कर दिए, इस जो भी बीकर है, बीकर को ऊपर से किसी भी बर्तन से उसको ढक दिए।
तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर हीट होने के बाद, जब ये बीकर हीट हो रहा है, वाटर हीट हो रहा है, कुछ देर बाद जब हम इसको हटाते हैं तो इस जो हमारा कवर प्लेट है, वो कवर प्लेट के नीचे वाला लेयर जो है उसमें देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आया, वो हम लोग जब हीट दे रहे थे वाटर को, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा था, गैस में ना, और वो गैस जाके किस में टकरा रहा था, वो कवर प्लेट पे। तो गैस कवर प्लेट पे टकरा के किस में चेंज हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वाटर ड्रॉपलेट्स तो लिक्विड है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं। अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे, इसके लिए मैंने एक स्पेशल और एक वीडियो डाला हुआ है, तो आप जा कर के वहाँ भी देख सकते हो, वो भी आप जान सकते हो कि क्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग, सॉरी फ्रीजिंग मैं बोल रहा हूँ, कंडेंसेशन। तो इस बात को याद रखोगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। ये बात हमेशा याद रखोगे कि जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन इज दैट प्रोसेस इन विच गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। उसके बाद एक और बचा, ये गैस से लिक्विड हो गया, अब लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो ये तो सिंपल सा बात है कि लिक्विड क्या, वाटर को सॉलिड यानी आइस में, यानी वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है। तो ये बात सबको पता है, घर में क्या करते हैं हम लोग, फ्रिज में पानी को डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आइस बन जाता है, यानी उसको बोलते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस। ठीक है, ये आसान है याद रखना आपको, फ्रीजिंग प्रोसेस। फ्रीजिंग प्रोसेस इन विच लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग प्रोसेस। आए बात समझ में, ये हो गया फ्रीजिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे 2 और 2 4 प्रोसेस हम लोग सीख गए, कौन कौन सा। जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो मेल्टिंग, जब हम लोग लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो इवापोरेशन, उसके बाद फिर गैस से हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रीजिंग। और एक और प्रोसेस है, अगर हम लोग डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट बिना लिक्विड में चेंज किए हुए सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। ये मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया हुआ, वहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये 5 जो चेंजेस है, ये जो 5 नाम है, आपको हमेशा याद रखना है एग्जाम्पल के साथ, कभी भी कहीं भी इसका यूज़ हो सकता है, तो आप इसको याद रखोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये लास्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आता है वो इसी टॉपिक से आता है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनोगे। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसमें ध्यान से देखोगे, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, तो पहले मैं इन तीनों के बारे में बता दूं कि ये एक्चुअल में है क्या, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो एक्चुअली these are the equipment to measure the temperature of any material। किसी भी मैटर का टेम्परेचर या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग जनरली ये स्केल का यूज़ करते हैं। ये एक स्केल है, ये एक इक्विपमेंट है, सेल्सियस स्केल या केल्विन स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल, ये तीनों का तीनों। अब बात आता है इन तीनों के बारे में, ज़रा ध्यान से सुनोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में क्या है कि मैं तीनों का डायग्राम बनाता हूँ, हो सके मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ सही ना हो, लेकिन आप समझने पे ध्यान दोगे, डायग्राम पे ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, पहले हम लोग सेल्सियस के बारे में बात करते हैं। तो सेल्सियस स्केल जो है, ये थोड़ा सा डायग्राम मेरा सही नहीं बन रहा है। ठीक है, सपोज करिए हमारा सेल्सियस स्केल है, तो जितने भी स्केल होते हैं उसमें 2 चीज़ होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट। एक को लोअर पॉइंट बोलते हैं, एक को अपर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखोगे। तो ये जो हमारा नीचे वाला होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट होता है नीचे वाला, और ऊपर का पॉइंट जो है वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट M है ये, ठीक है, और ये बॉइलिंग पॉइंट।
तो समझोगे सेल्सियस स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखोगे। यानी कोई जो हमारा बर्फ़ है, आइस है, वो कितने डिग्री में मेल्ट करता है, तो 0 डिग्री में मेल्ट करता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी लोवेस्ट पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका बॉइलिंग पॉइंट, सेल्सियस स्केल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कितने में वाटर बॉईल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात याद रखोगे, ठीक है। और इस स्केल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इस स्केल को तो टोटल 100 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 100 पार्ट में। ये बात याद रखोगे। ये 3 चीज़ हमेशा याद रखोगे इसके बारे में कि जो सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल में क्या होता है कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस, जब बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 डिग्री। कैसे निकाले, 100 में से 0 को माइनस किए, जो आया वो हमारा उसके बीच का इंडिविजुअल पार्ट में डिवाइड किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सेल्सियस स्केल को कितने पार्ट में डिवाइड, उसमें जो ईच पार्ट है कितने पार्ट होते हैं उसमें, तो 100 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। ये हो गया सेल्सियस स्केल। उसी तरह से अगर हम केल्विन का बात करें, ये अगर हमारा केल्विन स्केल है, डायग्राम पे नहीं जाओगे, जरूरी नहीं कि मैं जो बना रहा हूँ वो रियल डायग्राम है, नहीं, बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। केल्विन से पहले हम लोग फ़ारेनहाइट जान लेते हैं, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल जो है, केल्विन को हम लोग के से दिखाते हैं, के डिग्री सेल्सियस, के डिग्री केल्विन इसको पढ़ते हैं। उस तरह से फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट एफ से दिखाते हैं। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो होता है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस चीज़ को याद रखोगे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट टेम्परेचर होता है और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, ये बात याद रखोगे। ये हो गया। और कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैंने बताया, इससे इसको माइनस कर दो, बॉइलिंग पॉइंट में से मेल्टिंग पॉइंट को, तो माइनस करें कितना आएगा, 180 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया स्केल को। आया बात समझ में। नेक्स्ट उस तरह से अब है केल्विन। केल्विन के स्केल के बारे में बात किया जाए, अगर केल्विन स्केल के बारे में बात किया जाए तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, नीचे का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। और ये जो हमारा है केल्विन, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 डिग्री केल्विन। ये इसका लोवेस्ट पॉइंट, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आ गया, 100 पार्ट्स। इसको 100 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ये हो गया इसका बेसिक नॉलेज जो आपको रखना है तीनों स्केल के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे जो मेन टॉपिक है वो रिलेशन, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। और कभी क्वेश्चन आ जाता है ना कि 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो मैं जो अभी फॉर्मूला जो रिलेशन बताने जा रहा हूँ उसी से सारा क्वेश्चन बनेगा, समझोगे यहाँ पे। तो रिलेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, रिलेशन हम लोग निकालते हैं कि जो भी स्केल है उसका नाम का लेटर माइनस उसका लोएस्ट पॉइंट, आया बात समझ में। तो ये सी क्या है, सेल्सियस का लोएस्ट पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0, बाय उन दोनों के उस स्केल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, सेल्सियस स्केल को कितने पार्ट में, 100 पार्ट में डिवाइड, इक्वल टू सेम उसी तरह से फ़ारेनहाइट का सिंबल एफ, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो लोवेस्ट वैल्यू है वो कितना है, वो है 32 डिग्री, बाय उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 180 पार्ट में, इक्वल टू केल्विन का स्मॉल के, केल्विन का सिंबल के, और ये इसका स्मॉलेस्ट जो लोवेस्ट पॉइंट है यानी मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 273 डिवाइडेड बाय कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 100 पार्ट में। ये हो गया हमारा रिलेशन किसके किसके बीच में, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में ये रिलेशन हो गया। अगर किसी दो के बीच में पूछा जाए कि रिलेशन क्या है, तो उन दोनों का ले लेंगे, जैसे सेल्सियस और केल्विन पूछा तो ये सेल्सियस और ये केल्विन लिख देंगे, ये बीच में से इसको हटा देंगे, बस इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना लिख देंगे, हो गया। अगर फ़ारेनहाइट और केल्विन पूछेगा तो फ़ारेनहाइट और केल्विन को लिख देंगे, आया बात समझ में। अगर फ़ारेनहाइट सेल्सियस पूछेगा तो खाली फ़ारेनहाइट सेल्सियस लिख देंगे। तो ये हो गया, हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। चलो ये हो गया। अब है कि हम लोग इसको छोटा पार्ट में डिवाइड करते हैं, इतना बड़ा नहीं रखते हैं। देखो 10 10 10 कैंसिल हो गया। अब 2 का टेबल चाहिए 5 बार में, 2 का टेबल चाहिए 9 बार में, और 2 का टेबल चाहिए 5 बार में। तो क्या आ गया, इतना बाई 5, इतना बाई 9 और इतना बाई
5। तो इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं। और ये c माइनस जीरो है ना, तो जीरो लिखने की क्या जरूरत, जीरो का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो उसको हटा देंगे। तो क्या हो गया, c बाय नीचे तो 5 आया था इक्वल टू, नेक्स्ट था f माइनस 32, नीचे कितना आया था, नीचे हमारे पास 9 आया था, इक्वल टू नेक्स्ट था कितना k माइनस 273 और नीचे कितना आया था 5। ये हो गया हमारा रिलेशन किसके किसके बीच में, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में। तो कोई भी हम लोग दो यूज़ करके किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अब समझोगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन ये है कि 30 डिग्री सेल्सियस को हमको कन्वर्ट करना है केल्विन में। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला कि 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कीजिए केल्विन में। तो क्या करेंगे, हमको सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन देखना है। तो सेल्सियस का क्या होता है c/5 इक्वल टू, केल्विन का क्या होता है k माइनस 273 और बाई 5, यही होता है। चलो, तो किसका वैल्यू हमको पता है, 30 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस का वैल्यू पता है, यानी c का वैल्यू पता है। c के जगह पर 30 लिख देंगे बाई 5 इक्वल टू k माइनस 273 बाई 5। या तो ये 5 कैंसिल कर देंगे, या फिर 5 का टेबल से इसको 6 बार में काट दो, 5 6 30। अब देखो 5 डिवाइड में ना, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 5 जा कितना आ गया 30 इक्वल टू, इधर तो ये बचा हुआ है ना k माइनस 273। ठीक है, अब ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 273 में 30 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 303 केल्विन। ये हो गया हमारे पास इसका वैल्यू। तो ये आपको इस तरह से निकालना है, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके हिसाब से आप देख लो कि क्या वैल्यू दिया हुआ है और क्या निकालना है, उन दोनों का फॉर्मूला एक साथ लिख दो और सॉल्व कर लो, बस। बहुत ईजी है, पहले आपको बहुत डर लगता होगा इसमें, लेकिन अब आपसे बन जाना चाहिए। एक क्वेश्चन लास्ट में और बताता हूँ, बस उस वक्त कंप्लीट हो गया हमारा आज का वीडियो। तो 575 केल्विन ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है हमको डिग्री सेल्सियस में। आया बात समझ में, वही बात केल्विन और सेल्सियस का ना, तो फॉर्मूला लिख देंगे कितना c/5 होता है, और केल्विन का k माइनस 273 बाई 5। तो ये 5 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा c का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं, केल्विन का वैल्यू दिया हुआ है, तो c के जगह पर c, k का वैल्यू कितना दिया हुआ है 575, तो 575 लिखेंगे, माइनस का माइनस 273 लिखेंगे। तो 5 में से 3 गया 2, 7 में 7 गया 0, 5 में 2 गया 3, 302 हमारा ये आ गया सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। आया बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। कहीं कहीं देखोगे कि केल्विन का वैल्यू जो है वो कहीं कहीं लिया जाता है 273.15 डिग्री केल्विन, कहीं कहीं ऐसा भी लिया जाता है, तो वो भी सही है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ करता है कोई कोई बुक, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और ये हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, प्लाज्मा। अच्छा रुको, सॉरी, 2 टॉपिक हमारा बचा हुआ है, इसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो देखोगे एब्जॉर्प्शन हीट है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करने का कैपेबिलिटी जो है वो क्या है। तो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है उसका अलग अलग उस पर हीट पास होने का वैल्यू होता है। सारा जो ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट एक जैसा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। कोई ऑब्जेक्ट हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, कोई ऑब्जेक्ट हीट को बहुत लेट से ऑब्जर्व करता है। तो ये बात हमेशा याद रखोगे कि जब भी कोई भी प्रैक्टिकल किया गया उसमें ये पाया गया कि जो काला या गाढ़ा रंग का वस्तु है, ठीक है, ब्लैक या कोई भी डार्क कलर, ब्लैक या डार्क कलर का जो भी ऑब्जेक्ट होगा या कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, वो क्या करता है कि हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू वाइट और लाइट कलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लैक और डार्क कलर लिया है, जो ब्लैक है उसका उल्टा क्या होगा वाइट, और डार्क का उल्टा लाइट कलर। ठीक है, तो ब्लैक और डार्क कलर का जो भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा इन कंपैरिजन टू वाइट और लाइट जो भी कपड़ा है या क्लोथ्स है उसमें। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है, इसका यहाँ से एक मतलब हमारे पास थ्योरी आता है कि गर्मी के समय में ब्लैक कपड़ा क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्यों हमें जो कॉटन है या वाइट कपड़ा क्लोथ्स है वो पहनना चाहिए, यानी लाइट क्लोथ्स पहनना चाहिए, डार्क क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए, ब्लैक क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि ब्लैक या डार्क क्लोथ जो है ज़्यादा हीट
एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि हमको गर्मी ज़्यादा लगता है। इसीलिए गर्मी के समय में जब हम ब्लैक कपड़ा पहनते हैं तो हमको ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है इन कंपेरिजन टू वाइट एंड लाइट क्लोथ्स के। आया बात समझ में? तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखोगे नेक्स्ट और दो टॉपिक है, वो दोनों जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर का चौथा पार्ट वो है प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर। मैटर का जो प्लाज्मा स्टेट है वो इसका डिस्कवर हो चुका है। ये नया स्टेट है हमारा किसी भी मैटर का। तो इसका जो प्रॉपर्टी है ये ना ही सॉलिड से, ना ही लिक्विड से और ना ही गैस से, किसी से मैच नहीं करता है। इसीलिए एक और फोर्थ स्टेट बनाया गया मैटर को, इसको एज्यूम किया गया, माना गया। तो ये जो प्लाज्मा स्टेट है, ये जो प्लाज्मा स्टेट है, इसमें अधिकतर जो क्या है, इसमें अधिकतर आयनाइज्ड जो गैसेस हैं वो उस फॉर्म में रहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट में कैसा ऑब्जेक्ट रहता है? आयनाइज्ड गैसेस। आयनाइज्ड गैसेस इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स हैं वो सुपर एनर्जेटिक होते हैं। सुपर एनर्जेटिक यानी उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, वो कभी भी वहाँ पे एक जगह नहीं रह पाते हैं, या फिर उसको सुपर एक्साइटेड भी बोलते हैं, सुपर एक्साइटेड। तो ये हमारा प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या उसमें क्या पाया जाता है, तो आयनाइज्ड गैसेस पाए जाते हैं जिनमें सुपर एनर्जेटिक, जो कि एक सुपर एनर्जेटिक होते हैं, इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। और जो मैटर है उसमें जो प्लाज्मा का जो स्टेट है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ देखोगे, लिख लोगे, मैं बता रहा हूँ, उसका यूज़ लिख लोगे। जो बल्ब होता है हमारा, फ्लोरेसेंस बल्ब या फ्लोरेसेंस ट्यूब जो है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और कहाँ यूज़ किया जाता है? तो जो नियॉन साइन बल्ब्स हैं, नियॉन साइन बल्ब्स, उनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। आया बात समझ में? और कहीं कहीं जो लाइटिंग वाला ट्यूब है, लाइटिंग ट्यूब, उसमें हीलियम या कोई और गैस भर के वहाँ पे भी ये प्लाज्मा स्टेट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर जो हमारा इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गैस के फॉर्म में कहीं भी, जो गैस से होकर के वहाँ से बिना किसी रंग का ग्लो होना, प्लाज्मा वहाँ से उत्पन्न होता है, वहाँ से निकलता है। तो इस तरह से जो जिसका भी, जैसे सूर्य हमारा सन हो गया या फिर हमारा स्टार हो गया, इन सब में भी जो रोशनी निकलता है, जो हाई हीट निकलता है, टेम्परेचर जो हाई हीट जो रोशनी निकलता है वहाँ से, उसका भी रीज़न है प्लाज्मा का जो स्टार्टिंग जो उत्पत्ति है वो उसी के कारण होता है। और प्लाज्मा के कारण ही, प्लाज्मा यहाँ पे उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसके कारण ही हम लोग ये जो है सन हो गया, स्टार हो गया, ये सब चीज़ चमकीला दिखता है। ठीक है, ब्राइट दिखता है। तो कोई भी सन या स्टार ब्राइट दिखने का रीज़न है क्योंकि उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा स्टेट। अगला है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये 1920 में, 1920 में जो इंडियन फिलोसोफर फिजिक्स के थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस जो थे, उन्होंने अपने स्टैटिक्स के जो भी थ्योरी थे उसके बेस्ड पर ये जो मैटर का 5वां स्टेज है उसका खोज किया था, उसके बारे में बताया था। जो विश्वविख्यात वर्ल्ड में वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आइंस्टीन है, उन्होंने भी इसके बारे में संभावना पूर्व अनुमान लगाया था, इसके बारे में भविष्यवाणी किया था, इसके बारे में कि ऐसा स्टेट आगे मिलेगा। और इसको खोजने में इनके टीम ने काम किया अच्छे से। और फिर इन लोगों ने जो एयर है, एयर का जो डेंसिटी है उसका 10 का पावर -5 पार्ट, एयर का जो डेंसिटी होता है उसका 10 पावर -5 पार्ट का यूज़ करके वहाँ से इसको सुपर कूल्ड करके, काफ़ी ज़्यादा ठंडा करके, कितने टेम्परेचर पर, लगभग 2 × 10 का पावर -7 केल्विन पर इसको ठंडा किया, और ठंडा करके इस अवस्था को प्राप्त किया है, ये जो स्टेट है उसको प्राप्त किया है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, कहीं कहीं BEC लिखा होता है, तो BEC मतलब B फॉर बोस, E फॉर आइंस्टीन, C फॉर कंडेंसेट। तो यही हमारा कहलाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको कहते हैं। और इसका जो अध्ययन है वो क्या बोलते हैं, इस जो भी हम लोग 10 तक पढ़ रहे हैं वहाँ तक में इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दिया गया है। इसके बारे में आपको हायर एजुकेशन, जब आप ग्रेजुएशन जाओगे, ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स करोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये अभी आपके लिए नहीं है, आपको बस इतना ही जानना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।
और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो आता है सबसे पहले उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। ओके, थैंक यू एवरीवन।